वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो क्लास हमने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर 3 जो कि था सेल के बारे में और वो कैसे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज बिना किसी देरी के हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अपनी साइंस का, जो कि है डाइवर्सिटी। अब आप एक चीज इमेजिन करो, मुझे आप एक चीज बताओ कि हमारी अर्थ जो है वो एक बहुत बड़े घर की तरह है, राइट। अब उसमें जिसमें हर एक कोने में कुछ ना कुछ अजीब है, क्रिएचर्स हैं, कोई अच्छी ओशियंस है, डेप्थ में है, कई क्रिएचर्स जो है वो डेजर्ट में रहती है, बहुत गर्मी में रहती है, कई जो है वो बहुत लाइक पोलर रीजन में रहती है, आइस में रहती है। तो ऐसे ही हजारों डिफरेंट तरह के एनिमल्स और प्लांट रहते हैं जो कि एक साथ रहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स को हम समझेंगे कैसे? क्या हम और हर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग स्टडी कर सकते हैं? अब आप मुझे बताओ, क्या हम हर जो एनिमल है या प्लांट है उसकी अलग अलग स्टडी कर सकते हैं? सबसे मेन यही चैलेंज है जो कि साइंटिस्ट के सामने भी था अपने उस टाइम में, और जिसको क्या कहते हैं, और इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए क्या हुई हमारे पास? क्लासिफिकेशन की नीड हुई। किसकी नीड हुई? क्लासिफिकेशन की नीड हुई। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन बहुत इजी शब्द है कि सेम तरह की हैबिटेट, एडेप्शंस वगैरह को फॉलो करने वाले क्रिएचर्स, प्लांट्स, कुछ भी हो, वो एक क्लासिफिकेशन में रहते हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है। अब बात करते हैं बायस। जब हम अर्थ पर प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी जो है जब हम अर्थ पर ना प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के बारे में बात करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? जब हम अलग अलग तरह की जो क्रिएचर्स है, प्लांट्स है, उनके बारे में बात करते हैं, उनको क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी सिर्फ ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग नहीं है, बल्कि क्या है और क्या क्या आता है इसके अंदर? ये उनके एनवायरनमेंट के साथ साथ रिलेशनशिप भी शो करता है कि कैसे कौन सी बायोडाइवर्सिटी किस चीज को फॉलो कर रही है। ठीक है, आज हमने क्या है, आज हमारे प्लैनेट पर बैक्टीरिया से लेकर ह्यूज वेल्स तक हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर, आई इन द सेंस कि वो छोटे छोटे क्रिएचर्स से लाइक माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिजम्स हो गए जो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिख सकते हैं, उसके अलावा आपको नेकेड आई से नहीं दिख सकते। आज क्या है, आज के टाइम पे हमारे प्लैनेट पे हर टाइप का बैक्टीरिया अवेलेबल है, वेल्स अवेलेबल है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर जाइंट ट्रीज तक भी अवेलेबल है। हर जगह एक अमेजिंग डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, हर जगह क्या है? अमेजिंग डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या डाइवर्सिटी रैंडम है? आप इसका आंसर बताओ, क्या डाइवर्सिटी रैंडम है? अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, नेचर में यह डाइवर्सिटी जो है वो रैंडम नहीं है। क्या है? नेचर में डाइवर्सिटी रैंडम नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, उससे उसके एनवायरनमेंट का और सरवाइव करने का पता लगता है। क्या पता लगता है? डाइवर्सिटी क्या है? रैंडम। नेचर हमें लगता है कि डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी क्या है? सेम है। डाइवर्सिटी क्या है? रैंडम है। क्या है डाइवर्सिटी? रैंडम। लेकिन नेचर के लिए डाइवर्सिटी रैंडम नहीं है। नेचर के लिए डाइवर्सिटी क्या है? रैंडम नहीं है। अब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, डेजर्ट प्लांट्स में वाटर लॉस कम करता है। देखो क्या होता है, डेजर्ट प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है ना, लाइक वाटर लॉस काम करने के लिए उसको स्पेसिफिक अडेप्टेशंस होते हैं कि अगर देखो डेजर्ट में ज़्यादा पानी नहीं होता तो वो वहाँ पे जो प्लांट ग्रो होते हैं ना, वो अपनी अडेप्टेशन जैसे रखते हैं कि ताकि उनको कम पानी में भी अच्छी नरिशमेंट मिले। ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट का स्ट्रक्चर वाटर में सर्वाइव करने के अकॉर्डिंग होता है। एनिमल की बॉडी के फीचर्स भी उनके हैबिटेट के हिसाब से होते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लगाऊं, एक पोलर बेयर को कह दूं डेजर्ट में रहने के लिए तो वो नहीं रह पाएगा। एक कैमल को कह दूं आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे पोलर रीजन में रहने के लिए तो वो भी नहीं रह पाएगा। फिश को अगर मैं कहूँ कि लैंड पे रहो तो नहीं रह पाएगा। लॉयन को अगर मैं कहूँ कि आप अंडर वाटर रहो जैसे फिश रहती तो वो भी नहीं रह पाएगी। तो ऐसे इससे हमें क्या पता लगता है कि हर एक एनिमल, हर एक प्लांट की एक हैबिटेट होती है और वो एक अपनी एनवायरनमेंट के साथ क्या करते हैं?
अपने आप को स्ट्रक्चर करते हैं और उसके अंदर सर्वाइव करते हैं। अगर वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपनी सर्वाइवल को चेंज करते हैं, तो उनको उस चीज में दिक्कत आती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि ऑर्गेनिज्म और उसका एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि साइंटिस्ट को क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये मुझे बताओ। अब देखो, मैं सब लाइक पुराने टाइम में जब साइंटिस्ट नए नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर कर रहे थे तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। अगर लाइक कैसे, अगर हर ऑर्गेनिज्म के अलग नाम और अलग डिस्क्रिप्शन याद रखने पड़े तो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे मेन वही बात है, अगर हमें भी अलग अलग चीज़ों के बारे में अलग अलग चीज़ें याद करनी पड़े तो कोई ना कोई एक आधी चीज़ स्किप हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट खत्म हो जाता है। सो इसी चक्कर में साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंट के बेसिस पे हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, या अरेंजमेंट करते हैं उनका, जिसका हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, जिनकी सिमिलैरिटी सेम थी प्लांट या एनिमल्स की, उनको एक क्लासिफिकेशन दे दी, और जिनकी डिफरेंस थी उनको दूसरी क्लासिफिकेशन दे दी। ठीक है, अब याद रखो कि क्लासिफिकेशन जो है ना वो सिर्फ ग्रुप बनाना नहीं है। स्टूडेंट एक बात याद रखना, क्लासिफिकेशन का जो मतलब है ना वो ऑर्गेनिजम्स को बॉक्सेस के अंदर डाल देना नहीं होता, ओनली बॉक्सेस के अंदर डाल देना नहीं होता। उससे क्या होता है, इसके जो पर्पस है वो हर ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप को समझाता है कि कैसे दो ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स सिमिलर हैं तो क्या हो सकता है, उनकी एवोल्यूशनरी जो होती है वो रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन हमें ये समझने में हेल्प करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कितने रिलेटेड है। अब बात करते हैं इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का कनेक्शन। साइंस में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरेशन के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, इवोल्यूशन का मतलब कि जनरेशन के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में कॉमन फीचर्स इसलिए मिलते हैं क्यों मिलते हैं, क्योंकि उनके जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो क्या होता है, एंसेस्टर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, अब इसी वजह से साइंटिस्ट क्लासिफिकेशंस करते हैं और सिर्फ आउटर अपीयरेंस नहीं देखते वो, बल्कि डीपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसके बाद ही उस चीज को वो उस क्लासिफिकेशन में डालते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं एक बर्ड और बटरफ्लाई को देखें, एक बर्ड और बटरफ्लाई को देखते हैं तो दोनों फ्लाई करते हैं, यस, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एक ही क्लासिफिकेशन में, नो, वो एक क्लासिफिकेशन में नहीं हो सकती। क्योंकि बर्ड एक वर्टिब्रेट एनिमल है जिसके पास बैकबोन होती है, और उसी के साथ साथ बटरफ्लाई के पास बैकबोन नहीं होती, वो एक इंसेक्ट है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। इसीलिए क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसमें मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको हमें कंसीडर किया जाता है, और क्या होता है, हमारा क्या बनता है उससे, क्लासिफिकेशन। अब क्या मैं यहां तक पता लगा कि डायवर्सिटी से, बायोडायवर्सिटी से क्या बना, बायोडायवर्सिटी से हमें क्या मिला, बायोडायवर्सिटी गिव्स अस, क्या दिया, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या दिया, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने हमें क्या दिया, क्लासिफिकेशंस दी। क्या दी, क्लासिफिकेशंस। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशंस के बाद क्या हमने किया कि हमने उनको ग्रुप कर दिया, किसके बेस पे, ऑर्गेनिज्म के बेस पे। कैसे, उनकी सिमिलैरिटीज, उनके डिफरेंसेस और उनके एवोल्यूशनरी, किसको देख के, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के। सॉरी, क्लासिफिकेशन के बाद हमने क्या बनाया, ग्रुप्स बनाए। अब ये ग्रुप्स क्यों बनाए हमने, ग्रुप्स को क्या हमने कैसे डिफर किया, उनकी सिमिलैरिटीज को देख के, उनके डिफरेंस को देख के,
और उनकी एवोल्यूशनरी किसको देख के, रिलेशनशिप को। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या क्या, इसका पर्पस क्या था हमारा, कि हमें इससे आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, मिलती है कि ये एक, अगर मान लो एक सिमिलैरिटी में बनता है तो उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन होगी, अगर वो डिफरेंट है तो वो कौन से आइडेंटिफिकेशन में जाएगा। और इसकी वजह से हमें क्या हुआ, हमारी स्टडी जो है वो बहुत इजी हो गई और हमने क्या चीज अंडरस्टैंड करी, रिलेशनशिप को। ठीक है, तो क्लास आज हमने सीखा कि जो डाइवर्सिटी है अर्थ पर, वो कैसे वैरायटी नई वो एक पैटर्न के साथ भी शो करती है। ठीक है, और साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के थ्रू इसे ह्यूज एक्टिविटी में सिस्टमेटिकली क्या किया है, स्टडी करा है। ठीक है, और हमारे लिए भी इसको पॉसिबल बनाया। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिस्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई जो है करते वक्त एग्जैक्टली कौन से फीचर को ऑब्जर्व करते थे। ठीक है, साइंटिस्ट ने हमें ऑब्जर्व करके बता दिया, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने क्या चीज ऐसी ऑब्जर्व करी हर एक उस प्लांट में, हर एक उस एनिमल में, हर एक उस ऑर्गेनिज्म में, जिसके बाद उन्होंने हमें क्लासिफिकेशन दी। क्या सिर्फ बॉडी का शेप इंपॉर्टेंट होता है या सेल्फ का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है? नहीं, ये खाली सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो इसे जानने के लिए क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिस्ट ने उस टाइम पे अपने आप कैसे क्लासिफिकेशंस करी, उन्होंने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी। क्या एक बॉडी शेप ही इनफ है क्लासिफिकेशन देने के लिए? नहीं। क्या एक सेल का स्ट्रक्चर इनफ है? सो इसका आंसर है नहीं। सो इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो बिना किसी देरी के लाइक शेयर कमेंट और फॉलो जरूर करना। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।